आज हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के तहत तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में जानेंगे। तुलनात्मक लोक प्रशासन क्या होता है और उसकी जो विचारधारा है उसका कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ा। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक नई अवधारणा है, एक आधुनिक अवधारणा है और ये अवधारणा दो या दो से अधिक प्रशासनों के अध्ययन पर जोर देती है, यानी एक से अधिक प्रशासनों के अध्ययन पर जोर देती है ताकि उनमें तुलना की जा सके। यह अवधारणा संकर सांस्कृतिक यानी क्रॉस कल्चर, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति, और संकर राष्ट्रीय यानी एक देश और दूसरे देश, क्रॉस नेशनल, उनमें तुलनात्मक अध्ययन करने पर जोर देती है। अर्थात यह एक दूसरे देश की संस्कृति और एक दूसरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को जानने की जिज्ञासा पर आधारित है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा एक जिज्ञासा है, एक जानने की इच्छा है और यह अवधारणा सिद्धांतों की खोज पर जोर देती है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के क्षेत्र में किस प्रकार से नए नए सिद्धांत बनाए जाने चाहिए या बनाए जा सकते हैं। निकोलस हेनरी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो अर्थ बताया, उन्होंने कहा कि जो परंपरागत लोक प्रशासन है वो स्थानीय संस्कृति और प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष से संबद्ध था, जबकि जो तुलनात्मक लोक प्रशासन है वो संकर सांस्कृतिक और सिद्धांतों की खोज से जुड़ा हुआ एक शैक्षणिक प्रयास है। ये शिक्षण जगत के जो विद्वान हैं उनके द्वारा किया जाने वाला एक प्रयास है कि भाई लोक प्रशासन के अध्ययन को किस प्रकार क्रॉस कल्चर बनाया जाए, किस प्रकार इसमें नए नए सिद्धांतों की खोज की जाए। और ये परंपरागत लोक प्रशासन से थोड़ा अलग हटके है, क्योंकि परंपरागत लोक प्रशासन सिर्फ स्थानीय सांस्कृतिक अध्ययन पर जोर देता था और प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ था। प्रमुख समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम ने कहा है कि किसी भी जटिल सामाजिक तथ्य की सुसंगत व्याख्या तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। अर्थात इमानुएल दुर्खिम ने तुलनात्मक पद्धति या तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक प्रकार से महत्व बताया है कि सामाजिक तथ्यों की अगर सुसंगत व्याख्या की जानी है, संगतपूर्ण तरीके से व्याख्या की जानी है, तो उसके लिए तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया जाना जरूरी है। तुलनात्मक लोक प्रशासन जो तात्पर्य या भावार्थ यह है कि जब दो या दो से अधिक देशों के या दो या दो से अधिक क्षेत्रों के या दो या दो से अधिक प्रांतों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया जाए तो वो तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। नीमरोद रैफली ने भी अपने शब्दों में निम्न प्रकार से परिभाषा दी है: तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर लोक प्रशासन का अध्ययन है। यानी जब लोक प्रशासन का अध्ययन इस प्रकार से की जाए कि तुलना की जाए क्रॉस कल्चर, क्रॉस नेशनल, यानी एक देश के प्रशासन की दूसरे देश के प्रशासन से या एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से, एक प्रांत की दूसरे प्रांत से जब तुलना की जाती है तो वो इस प्रकार का अध्ययन तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। फेरेलैडी ने क्या कहा है? फेरेलैडी कहते हैं तुलनात्मक लोक प्रशासन मुख्य रूप से सिद्धांत निर्माण की एक प्रक्रिया के समान है। यानी फेरेलैडी कह रहा है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है और ये इस प्रकार से है जैसे कि ये सिद्धांत निर्माण कर रहा हो। तुलनात्मक लोक प्रशासन
सिद्धांत निर्माण पर जोर देता है। ये लोक प्रशासन के क्षितिज को व्यापक बनाता है, उसका विस्तार करता है और तुलनात्मक लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो सिद्धांत हैं वह विज्ञान है। हारून एवं खान, हारून ए खान, ये हारून ए खान है, उन्होंने कहा है तुलनात्मक लोक प्रशासन दूसरे देशों के लोक प्रशासन के अध्ययन करने को कहा जाता है। यानी कि अपने देश के लोक प्रशासन का अध्ययन करने के उपरांत एक तुलना करने के उद्देश्य से जब हम दूसरे देश के प्रशासन को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे प्रशासन में क्या खूबी या खामी है, या हमारे देश का प्रशासन अन्य देशों के प्रशासन से किस प्रकार समान या अलग है, तब इसे तुलनात्मक लोक प्रशासन कहा जाता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तुलनात्मक प्रशासनिक समूह के अनुसार विभिन्न संस्कृतियों या विभिन्न राष्ट्रीय परिदृश्य में लोक प्रशासन के सिद्धांतों का परीक्षण किया जाना तुलनात्मक लोक प्रशासन है। अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन के जो सिद्धांत बनाए हुए हैं उनका विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न परिवेशों में जब परीक्षण किया जाता है तो इस प्रकार का प्रयास तुलनात्मक लोक प्रशासन कहलाता है। F.W. रिक्स के अनुसार, F.W. रिक्स का क्या मानना है? F.W. रिक्स का मानना है कि तुलनात्मक शब्द का प्रयोग अनुभव मूलक तथा सिद्धांत निर्माण में सहायक अध्ययनों के लिए ही किया जाना चाहिए। ये जो तुलनात्मक शब्द है कि हाँ हम तुलना कर रहे हैं, इस शब्द का प्रयोग तब ही किया जाना चाहिए जब हमारे अध्ययन अनुभव मूलक हों, उनमें आदर्श की बजाय अनुभववाद हो और वो हमारे जो अध्ययन है वो सिद्धांत निर्माण पर जोर देते हों। तुलनात्मक लोक प्रशासन को आदर्श मूलक उपागम से अनुभव मूलक उपागम की ओर जाने वाला, विशिष्टता से सामान्यता की ओर जाने वाला तथा गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी आधार की ओर जाने वाला बताया। F.W. रिक्स ने कहा है कि वो अध्ययन, वो प्रयास तुलनात्मक मानी जाएंगी जो लोक प्रशासन को आदर्श मूलक उपागम से, दृष्टिकोण से अनुभव मूलक की ओर ले जाएं, विशिष्टता से सामान्यता की ओर ले जाएं और गैर पारिस्थितिकी अध्ययनों से पारिस्थितिकी अध्ययन या आधार की ओर ले जाएं। इनका अध्ययन हम अगली स्लाइडों में करेंगे, इनके व्याख्या के हिसाब से कि आदर्श मूलक से अनुभव मूलक की ओर जाना क्या है, विशिष्टता से सामान्यता की ओर जाना का मतलब क्या है, और गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी आधार की ओर जाने का मतलब क्या है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की विशेषताएं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, उनमें प्रथम विशेषता यह है कि ये लोक प्रशासन के ज्ञान की नई शाखा है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का ही एक भाग है। जैसे लोक प्रशासन में ज्ञान की विभिन्न शाखा हैं, नवीन लोक प्रशासन है, विकास प्रशासन है, इस प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन भी है। यह लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में नई अवधारणा है, एक नया विचार है। यह 2 या 2 से अधिक प्रशासनिक संगठनों या 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण करने पर जोर देती है। ये जो अवधारणा है तुलनात्मक लोक प्रशासन की, ये 2 समान व्यवस्थाओं में तुलना करने पर जोर देती है। इसमें परंपरागत सिद्धांतों के स्थान पर वैज्ञानिक विधि पर बल दिया जाता है। ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि ये सिद्धांत निर्माण पर जोर देती है और सिद्धांतों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना जरूरी है। इसमें विशिष्टता के स्थान पर सामान्यकरण के प्रयास किए जाते हैं, अर्थात ये एक व्यक्ति, एक स्थान, एक क्षेत्र के बजाय, विशिष्टता के बजाय सामान्य अध्ययनों के प्रयास पर जोर देती है ताकि सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। यह लोक प्रशासन को निर्जीव यंत्र या निर्जीव ढांचा नहीं मानती, एक निर्जीव व्यवस्था नहीं मानती। ये लोक प्रशासन को एक सजीव व्यवस्था मानती है, एक ऐसी व्यवस्था जो कि अपने परिवेश से प्रभावित होता है और अपने परिवेश को, अपने आसपास के माहौल को प्रभावित भी करता है।
अवधारणा, अवधारणा से तात्पर्य होता है कि कोई विचार या कोई वस्तु से संबंधित जो सिद्धांत है वो अवधारणा है। इसी प्रकार तुलनात्मक लोक प्रशासन भी एक अवधारणा है जो कि नई अवधारणा है। जब दो या दो से अधिक ऐसी अवधारणा है ये तुलनात्मक लोक प्रशासन जो दो या दो से अधिक प्रशासनों के अध्ययन पर जोर देती है, और ये अध्ययन क्रॉस कल्चर या क्रॉस नेशनल होते हैं, संकर सांस्कृतिक या संकर राष्ट्रीय प्रकार के होते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा नई होने के साथ साथ एक जिज्ञासा है, एक उत्सुकता है, और ये सिद्धांतों की खोज पर जोर देती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा विश्व के देशों के मध्य दूरी बनाए रखने के स्थान पर उन्हें समीप लाने का प्रयास करती है। यानी विश्व के देश अपने प्रशासनिक संगठनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं या प्रशासनिक ढांचों में जो दूरी है, एक दूसरे देश के प्रशासनिक ढांचे किस प्रकार से काम करते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा विभिन्न देशों के प्रशासनिक ढांचों की संरचना और उनकी प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देती है, जिससे कि उनके बीच की जो दूरी है, संगठनों की दूरी, वो कम होती है कि विभिन्न देशों में समान प्रकार के संगठन विभिन्न परिवेशों में किस प्रकार से काम करते हैं। तो ये तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा विश्व के देशों के मध्य की दूरी को कम करती है, उन्हें समीप लाने का प्रयास करती है। तुलनात्मक लोक प्रशासन की जो विचारधारा है वो अंतर विषयी अध्ययनों पर जोर देती है, अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन सभी विषयों में प्रशासन से संबंधित जो जानकारी है, जो ज्ञान है, उसको अर्जित करना का प्रयास करती है। रॉबर्ट जैक्सन के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन की 4 मान्यताएं हैं। ये ऐसा मानता है, तो रॉबर्ट जैक्सन ऐसा मानते हैं कि यदि प्रशासनिक व्यवहार का व्यवस्थित विश्लेषण और अध्ययन किया जाए, और ये मानते हैं कि किया जा सकता है, प्रशासनिक व्यवहार यानी सांगठनिक परिवेश में एक संगठन के अंदर जहाँ व्यक्ति काम कर रहा है, संगठन का मानवीय हिस्सा होकर, जैसे संगठन के पार्ट होते हैं मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, तो मानव संसाधन जो सांगठनिक परिवेश में काम करता है तब उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो वो प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। उसका व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और अध्ययन किया जाए तो उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। प्रशासन के क्षेत्र में जो प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं, जो पद्धति अपनाई जाती हैं, जो तरीके अपनाए जाते हैं, उनका विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रों के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है, ऐसा रॉबर्ट जैक्सन का मानना है, उनकी मान्यता है। विभिन्न राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संक्रमणकालीन अध्ययनों के पश्चात जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उनका परीक्षण भी किया जा सकता है। जैसा कि उनकी पहली मान्यताएं थी कि भाई प्रशासनिक व्यवहार का व्यवस्थित विश्लेषण किया जा सकता है, उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। प्रशासन के क्षेत्र में जो कार्यप्रणालियाँ, पद्धतियाँ या मेथड अपनाए जाते हैं उनका विभिन्न राष्ट्रों और संस्कृतियों के संदर्भ में अध्ययन किया जाना चाहिए कि किस देश में किस पद्धति से काम किया जाता है, किस देश में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कौन सी पद्धति उपयुक्त है, कौन से परिवेश में कौन सी पद्धति ज़्यादा प्रोडक्ट या ज़्यादा उत्पादन देती है। उसी क्रम में फिर अगला है कि भाई जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न राष्ट्र हैं और वहाँ की जो संस्कृति है उनका भी अध्ययन करना चाहिए, उनके सांस्कृतिक परिवेशों का अध्ययन करना चाहिए। उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उनका परीक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो तुलनात्मक अध्ययन होगा और जो विश्लेषण होगा उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उनको विभिन्न स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए, और रॉबर्ट जैक्सन का मानना है कि उनको लागू किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ आधारभूत सामान्यीकरण नियम सामने आएंगे। सामान्यीकरण नियमों का मतलब है कि जब उन नियमों को सब जगह लागू किया जा सकता है, वो सर्वव्यापी और सार्वभौमिक होंगे, वो विशिष्ट नहीं होंगे, कोई परिस्थिति, परिवेश या कोई देश में सीमित ना होकर वो सभी जगह लागू होंगे। इस प्रकार एक सामान्य सिद्धांत की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। ये रॉबर्ट जैक्सन की जो मान्यता हैं ये तुलनात्मक आधार पर अध्ययन करने पर जोर देती हैं और लोक प्रशासन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने पर भी जोर देती हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन विभिन्न संगठनों, विभिन्न विभागों की संरचना, उनकी प्रक्रिया, उनको समझने पर जोर देता है
कि विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न पर्यावरणों में वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, क्या परिणाम देती हैं, क्या जटिलताएं हैं, क्या परेशानियां आती हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन ऐसा मानता है कि ऐसा करके विश्व के स्तर पर ऐसे नियम और सिद्धांत बनाए जा सकते हैं जो प्रशासन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करें, प्रशासन को वैज्ञानिक रूप प्रदान करें और प्रशासन को वैज्ञानिक विज्ञान बनाएं। तुलनात्मक आधार पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के उद्देश्य कि भाई जो तुलनात्मक आधार पर हम इनका अध्ययन क्यों करना चाहिए। पहला उद्देश्य यह है कि सामान्य प्रशासनिक नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करना। प्रशासन के जो नियम और सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या की जाए। दूसरा है प्रशासनिक व्यवहार के पक्ष में विभिन्न संस्कृतियों और व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया जाए। विभिन्न प्रशासनिक संगठनों की पद्धतियों की तुलना की जाए। कौन सी पद्धति किस व्यवस्था में सफल होती है और किस में असफल होती है, उनके कारणों की जांच की जाए। विभिन्न देशों में कार्यशील प्रशासनिक सुधारों की रणनीति को समझना। जो देश हैं, कौन सा देश अपने प्रशासनिक किस प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से करता है, जो अड़चनें आती हैं उनको किस प्रकार सुधारता है, उनको समझना चाहिए। लोक प्रशासन के क्षितिज को अधिक व्यापक बनाने, लोक प्रशासन का जो आकाश है, जो लोक प्रशासन का जो भविष्य है, लोक प्रशासन की विषय सामग्री है, उसकी गहराई है, उसको अधिक व्यापक बनाना, बड़ा करना, विस्तृत करना और लोक प्रशासन के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाना, ये लोक प्रशासन के तुलनात्मक आधार पर अध्ययन करने के उद्देश्य हैं। फेरेल एडी, उन्होंने भी तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में अपने विचार रखे हैं। फेरेल एडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन को सिद्धांतों की खोज बताया है। अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन का जो कार्य है वो है सिद्धांतों की खोज करना, उन सिद्धांतों को व्यवहार के रूप में क्रियान्वित करना। सिर्फ ये नहीं कि सिद्धांतों का निर्माण कर लिया जाए, वो सिद्धांत उपयोगी होने चाहिए, व्यवहार में काम आने चाहिए। फेरेल एडी का मानना है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में योगदान करता है, प्रशासनिक विधि में प्रशिक्षित विशेषज्ञों में रुचि पैदा करता है और लोक प्रशासन की समस्याओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर जोर देता है। इस प्रकार ये जो बिंदु हैं, इनको फेरेल एडी ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के प्रेरक मुद्दे बताया कि ये मुद्दे ऐसे हैं जो तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनकी वजह से तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में जो विद्वान हैं वो रुचि रखते हैं और कोशिश करते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन को और बढ़ावा दिया जाए। F.W. रिक्स ने लोक प्रशासन के अध्ययन की 3 प्रवृत्तियां बताई। पहली प्रवृत्ति थी, हम पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि F.W. रिक्स ने जो कहा है, आदर्श से अनुभव मूलक और विशिष्टता से सामान्यता और गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी, उनको समझने के लिए अब यहाँ चर्चा करते हैं। तो लोक प्रशासन के अध्ययन की 3 प्रवृत्तियाँ F.W. रिक्स ने बताई हैं। पहली प्रवृत्ति है आदर्शात्मक से अनुभव मूलक उन्मुखीकरण, यानी तुलनात्मक लोक प्रशासन के जो अध्ययन हैं वो आदर्श अध्ययनों की बजाय अनुभव मूलक अध्ययन होते हैं। अर्थात तुलनात्मक लोक प्रशासन केवल सिद्धांतिक नियमों की व्याख्या नहीं करता, केवल आदर्शों की चर्चा नहीं करता, बल्कि उन परिस्थितियों को महत्व देता है जो वास्तव में हमारे सामने है। तुलनात्मक लोक प्रशासन ये नहीं कहता कि क्या होना चाहिए, आदर्श क्या है, बल्कि तुलनात्मक लोक प्रशासन अब बल देता है कि हमारे सामने वास्तविक परिस्थिति क्या है। यही अनुभव मूलक उन्मुखीकरण है। दूसरी प्रवृत्ति F.W. रिक्स ने बताई कि विशिष्टता से सामान्य परखता। विशिष्टता से तात्पर्य है कि किसी एक संगठन, किसी एक व्यक्ति, एक समाज का अध्ययन करना। तुलनात्मक लोक प्रशासन एक व्यक्ति, एक संगठन या एक समाज के अध्ययन के बजाय उन तथ्यों को महत्व देता है जो सामान्य परख होते हैं या व्यापक होते हैं।
विशिष्टता किसी एक देश या एक संगठन की प्रशासनिक व्यवस्था के अध्ययन पर जोर देती है, इसलिए वो वर्णनात्मक होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, सिर्फ व्याख्या करती है। किसी एक ऐतिहासिक घटना या किसी एक आवरण या संगठन या एक सांस्कृतिक क्षेत्र का अध्ययन करने को रिक्स ने सार्थक नहीं माना है। उन्होंने कहा ये कोई उचित प्रयास नहीं है कि इससे हम संकुचित दायरे में, सीमित क्षेत्र में और विशिष्टतापूर्वक अध्ययन करें। इस प्रकार के अध्ययन संकीर्णता लिए हुए होते हैं और संकीर्ण अध्ययनों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। तीसरी जो प्रवृत्ति बताई रिक्स ने, गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी। उससे पहले ऊपर जो 2 पंक्तियां अंकित हैं इनको समझ लेते हैं। रिक्स ने ऐसे अध्ययनों को सार्थक माना है जो सामान्यीकरण करते हैं, यानी विशिष्टता से के बजाय सामान्यीकरण पर जोर देते हैं, सिद्धांतों के निर्माण पर जोर कर देते हैं और सिद्धांतों के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। 2 या 2 से अधिक संगठनों के प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन करना, वो भी तुलनात्मक आधार पर करना, ताकि सामान्यीकरण किया जा सके, साधारणीकरण किया जा सके और वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। तीसरी प्रवृत्ति गैर पारिस्थितिकी से पारिस्थितिकी ओर जाने वाली प्रवृत्ति है। इसमें लोक प्रशासन के बारे में कहा गया है कि लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, बहुत धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, पर्यावरण या परिवेश, आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। इसलिए जब लोक प्रशासन का अध्ययन करें तो उसके आसपास के परिवेश का ज़रूर अध्ययन किया जाना चाहिए। एक इकाई, जो एक संस्था है, वो किसी देश में सफल होती है और किसी दूसरे देश में असफल हो जाती है, तो उसमें उसके परिवेश का विशेष योगदान होता है। ये पारिस्थितिकी दृष्टिकोण मानता है कि किसी भी देश का लोक प्रशासन अपने आसपास के समाज से, प्रकृति से, सामाजिक मूल्यों से, राजनीतिक दशाओं से, ऐतिहासिक संदर्भों से, परंपराओं से, आर्थिक स्थिति से प्रभावित होता है, स्वयं प्रभावित होता है और इन जो कारकों को, घटकों को प्रभावित भी करता है। इसलिए जो अध्ययन होने चाहिए वो पारिस्थितिकी अध्ययन होने चाहिए, उसके लोक प्रशासन के परिवेश को सामूहिकृत करते हुए अध्ययन होने चाहिए। सिर्फ अकेले लोक प्रशासन का या उसकी संस्थाओं का अध्ययन करना सार्थक नहीं है। ये रिक्स का ऐसा मानना था। आज की क्लास में हमने लोक प्रशासन का अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में जाना। लोक प्रशासन पे फेरेल हेडी, रिक्स, रॉबर्ट जैक्सन, निमरोद रैफली, इनके विचार जाने। धन्यवाद।